नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार। और आज हम आपको एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि हम सबसे कम उम्र में केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे और आज बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की, जो कि हमारे साथ हैं। और उनसे हम आज ख़ास बात करेंगे जो आज हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और ऐसे कई 5 राज्यों के चुनाव हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, उसी को लेकर मैं बात करूंगी। स्वागत है आपका शाहनवाज साहब, बहुत बहुत। जी शुक्रिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि देश में 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है, मणिपुर है और सबसे बड़ा खास राज्य हम मानते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश की तरह है। तो क्या आपकी रणनीति है इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर? देखिए, इन 5 राज्यों में उत्तराखंड में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है। ये उसके अलावा गोवा में भी हमारी सरकार है। पंजाब में हम सरकार में नहीं हैं। पंजाब में जब भी चुनाव हुआ, मैं बहुत दिनों से पार्टी में हूँ, मैं देखता रहा हूँ कि हम अकाली के साथ लड़े हैं और हम 23 सीटों से आगे नहीं लड़े, मैक्सिमम 23 सीट। तो पंजाब में हमारी हैसियत सिर्फ 23 सीट की थी। इस बार हम अकाली से अलग हुए हैं और हम जब चुनाव में गए हैं तो ढींडसा साहब की पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर हम मैक्सिमम सीटों पर लड़ रहे हैं। तो उन 4 राज्य में तो हम सरकार फिर वापस लाएंगे और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। और जहाँ तक ज़्यादा ध्यान लोगों का उत्तर प्रदेश पे है, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश अपने आप में यूरोप के कई देशों को मिला के भी बड़ा है जी। और आप भी उत्तर प्रदेश से हैं। बिल्कुल, मैं भी उत्तर तो प्रदेश आपके राज्य का चुनाव है और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में नतीजे एकदम साफ है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे योगी ही, क्योंकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो भ्रम पैदा करने में माहिर है। उन्होंने चुनाव से पहले सारे उम्मीदवारों को कहा कि भीड़ लेके आओ, भीड़ लेके आओ, भीड़ लेके आओ। वो भीड़ दिखा दी, कहा जी बड़ी हवा है उनकी। इनकी कोई हवा नहीं है। साइकिल की हवा निकल गई है पिछले बार ही लोकसभा के चुनाव में। इन्होंने कहा कि बसपा सपा मिल जाएगी तो बहुत बड़ा कमाल कर देगी, तो ये मिल गए। लोकसभा के चुनाव में लोग कहते थे बीजेपी का अब क्या होगा, और अर्थमेटिक में वोट गिने जाते हैं, इतना परसेंट इनका, इतना इनका, 1-1-2 हो गया, लेकिन वो होता नहीं है। और हम लोग लोकसभा के चुनाव में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार भी हम जब चुनाव में जा रहे हैं यूपी में, तो हम डेवलपमेंट के नाम पे जा रहे हैं, तरक्की के नाम पर जा रहे हैं, सुशासन के नाम पे जा रहे हैं। योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इतना बेहतरीन काम किया। मैं खुद गया था योगी जी से मिलने, तो मुझे उन्होंने बाराबंकी के फूड पार्क में भेजा था और कई जगह जाके देखा, बेहतरीन काम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो चाहे किसी भी ज़ात के हों, बिरादरी के हों, मज़हब के हों, उनको अमन अमान चाहिए, शांति चाहिए। गुंडागर्दी वाला राज नहीं चाहिए कि लड़कियां छेड़ी जाएं, कोई परेशान कर दिया जाए, डकैती हो जाए, राहगीरी हो जाए, ये नहीं चाहिए। तो वो सब लोग चाहते हैं अमन चैन के लिए बीजेपी ज़रूरी है। तो हमारे साथ लोग आ रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं। तो कहा यह जाए कि आपके हिसाब से यूपी में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है और यूपी के चुनाव बहुत ही खास होते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक निर्णायक होती है और आपकी पार्टी ने यूपी में किसी भी मुसलमान को, हम यूपी में ही नहीं बल्कि हम और 5 राज्यों की भी बात करें तो वहाँ पर किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक हिस्सा हैं जिसमें 10 लोग होते हैं, उन 10 लोगों में आप शामिल हैं और आप खुद मुसलमान हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा है देश का।
तो ऐसे में क्या बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने लायक नहीं समझती? क्योंकि आप जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसमें वो मुसलमानों पर इतना भरोसा क्यों नहीं दिखाते कि उनको किसी भी राज्य के, चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक तो अंबर जी, पूरे जगह लोग कहते हैं संविधान से देश चलेगा, और कई लोग हैं संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान में कहीं नहीं है कि किसको रेशियो में टिकट दिया जाए। ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक एंकर हैं तो आप को कहा जाए कि आप मुस्लिम एंकर हैं, मैं नेता हूं तो मैं मुस्लिम नेता हूं, कोई हिंदू नेता है। जब आप अपना काम करती हैं तो आप मसावत और बराबरी से करती हैं। नेता भी कोई भी आएगा तो चाहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो, उसको वो तो एक ही व्यक्ति आएगा, और विधायक भी चुन के आते हैं। तो वो किस मजहब का है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जैसा व्यवहार कर रहा है कि नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे है कि नहीं। हमारी पार्टी के बारे में तो परसेप्शन ही अलग है। मैं तो 86 में बीजेपी में आया था, तब तो आप शायद बहुत छोटी होंगी, पैदा नहीं जी। तो उस वक्त बीजेपी में आना, और जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था 92-93 तक, तो मुश्किल काम था, बहुत कम लोग आते थे। अब तो हमारे बहुत बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग हैं, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। मैंने ही 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लगातार 3 बार बीजेपी के सिंबल पर जीतकर पार्लियामेंट में मैं आया हूँ। अटल जी की सरकार में 6 विभाग मैंने देखा है, और उस वक्त हमारी पार्टी ने जब भी मुझे आगे किया तो ये कह के नहीं किया कि मुस्लिम को आगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा शाहनवाज एक अच्छा वर्कर है, इसको चुनाव लड़ाना चाहिए। और जब अटल जी एक कार्यक्रम में आए थे 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, मैंने एक युवा मुस्लिम सम्मेलन किया था, उसमें हमें मौका मिला उनके सामने बोलने का। तो अटल जी ने कहा भाई इसको चुनाव लड़ाओ। उमा जी ने कहा तू लड़ेगा चुनाव? हम कहा लड़ लेंगे। कहाँ से लड़ोगे? मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट है, जहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती हो, वो सीट दीजिए। वो किशनगंज में सैयद शहाबुद्दीन वहाँ से एमपी होते थे, मैं वहाँ लड़ने गया, पार्टी ने टिकट दिया। लोग तो सीरियस ले ही नहीं रहे थे कि बीजेपी का शाहनवाज हुसैन बीजेपी में, यहाँ तो चुनाव लड़ने जाइए तो कई बार मैंने खुद झेला है, सलाम का जवाब देने में मुश्किल। कहेंगे साहब हर मुसलमान को सलाम का जवाब देना चाहिए, लेकिन आपने बीजेपी का पटका पहना, उसके बाद आपके साथ अलग व्यवहार शुरू। तो जब भी चुनाव में, मैंने खुद चुनाव कई बार लड़ा है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब 98 में एक बार एमपी रामपुर से हुए हैं, और 3 बार मैं पार्लियामेंट में जीतकर लोकसभा में आया हूँ। तो मैं ये फील करता हूँ कि बहुत जो चुनाव है ना, वो कंपटीशन जैसा है। जैसे एक टीम बनाते हैं कि टीम का कैप्टन कौन होगा, तो यहाँ पर योगी कैप्टन है और 11 खिलाड़ी कौन तय करनी, तो उसमें तय किया जाता है कौन अच्छा खेलेगा, कौन बढ़िया स्कोर बनाएगा, बॉलर कौन है, चाहे मोहम्मद शमी हो या सिराज हो। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो मोहम्मद शमी है इसलिए खेलेगा या सिराज है इसलिए खेलेगा। उसको ये कह के देखा जाता है कि वो बेहतरीन बॉलर है इसलिए खेल रहा है। तो हमारे यहाँ बड़ी तादाद में वर्कर आ गए, लेकिन जो टिकट होता है, जो कंपटीशन है, उसमें अभी हम बहुत उम्मीदवार नहीं तलाश पा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। बैकवर्ड समाज में पहले हमारा काम बहुत था, लेकिन जब से अति पिछड़ा समाज का बेटा, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो बड़ी तादाद में बैकवर्ड कम्युनिटी में, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में हमारे पास लोग आए और हमने उनको लड़ाया चुनाव। तो माइनॉरिटी में अगर उम्मीदवार हम नहीं लड़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी का काम नहीं किया। मोदी जी ने घर दिया तो जात मजहब नहीं पूछी, रोड बनाया तो जात मजहब नहीं पूछी, पक्का मकान दिया तो जात मजहब नहीं पूछी। जब अनाज दिया, अभी कोरोना काल में आप जान रहे हैं अभी तक अनाज मिल रहा पर व्यक्ति 5 किलो, योगी जी ने तो दाल और चावल भी जोड़ दिया। बड़ी तादाद में जो गरीबी रेखा के नीचे उनको दे रहे हैं। और गरीबी रेखा के नीचे में अगर आप पूछेंगे कि कितने मुसलमानों को दे रहे हैं, तो
तो ये रिकॉर्ड हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि जितनी आबादी मुसलमानों की है परसेंटेज वाइज ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको, सपा ने गरीब बनाया, गरीबी रेखा के नीचे लेकर आए, और गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री हुआ तो उनकी तकदीर कैसे संवारा जाए, उस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में कैसे बदला जाए, उस पर काम कर रहे हैं। तो योगी जी आएंगे और उनके मुकाबले में अखिलेश जी और बहन जी और प्रियंका जी, पहले तो एक दिन कहा कि लड़ेंगे, फिर कहती कि नहीं लड़ेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ। तो हमें लगा कि जब ये खुद ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो उनको अगर यूपी में कुछ करना था वो लड़ते। तो इसमें कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर का कौन सा उम्मीदवार मुसलमान घोषित कर दिया गया? यानी विधायक का अगर किसी को करना ही हो, बहुत मुस्लिम से मोहब्बत है किसी को, तो 1 नंबर पोस्ट पे क्यों नहीं कर देते? तो नहीं किया। हम लोगों को अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे, ये सही है। पिछली बार हमने मणिपुर में मुस्लिम उम्मीदवार 1-2 लड़ाए थे। हमने राजस्थान में भी यूनुस खान साहब को उम्मीदवार बनाया था, वो मंत्री भी रहे। और मैं खुद अभी चुनाव तो नहीं लड़ पाया, मतलब हमें कहा गया था पार्टी से, और मैं उस वक्त कोविड पॉजिटिव हो गया तो लड़ नहीं पाया। तो पार्टी ने हमको, बिहार में सरकार बनी, मुझे वहाँ मंत्री बना के भेजा। उसी तरह यूपी में भी हमने मोहसिन रजा साहब को मंत्री बनाया, एमएलसी बना के। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं कि हर कम्युनिटी से उम्मीदवार होने चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा उम्मीदवार मुस्लिम समाज से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वोट हमारे साथ है। एक बात और शाहनवाज साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाती है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव हो या फिर केंद्र का चुनाव हो, वो हमेशा हिंदू मुसलमान और भारत और पाकिस्तान निकाल लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करती रहती है? ये बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाती है। देखिए, जो पाकिस्तान वर्ड है ना, मैं तो बोलने के बाद 2 बार कुल्ला कर लेता हूँ। यानी पूरे आलम इस्लाम के लिए वो एक धब्बा है मुल्क। उसने आतंकवादी बनाए, उसने टेररिज्म की फैक्ट्री बनाई, उसने 9/11 वालों को ट्रेंड किया, उस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को मदद किया, उसने तालिबान को मदद किया, उसने ISIS जो इंसानियत के दुश्मन है उनको ट्रेंड किया, उसने ज़ात और मज़हब के नाम पर बहुत बड़ा भेदभाव किया, उसने फ़िरक़ों में बांट दिया मुसलमानों को। और वो मुल्क कहलाता है पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है। और जब आतंकिस्तान है तो उस मुल्क का नाम हम कहाँ लेते हैं? हम तो जिन्ना का भी नाम नहीं लेते। मैं तो कभी भी, मतलब अब वो दुनिया में नहीं है इसलिए क्या बोलना, क्योंकि वो जवाब देने को मौजूद नहीं है जिन्ना। लेकिन हमें और आपको लगता होगा कि जिन्ना ना होता तो ये पूरा मुल्क कितना बड़ा होता। तो जिन्ना ने सबसे बड़ा काम तो इस बंटवारे का किया। और यही बात है कि पहले अखिलेश यादव ने शुरू किया, हमने शुरू किया क्या? बताइए, अगर हमने शुरू किया तो आप कोई बता दीजिए। चुनाव जब यूपी का शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना और गांधी और पटेल सब एक ही जगह के पढ़े लिखे। एक तो जानकारी बड़ी कम है, सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं, सही पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। जी, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, वहीं से पढ़ के आए। और ये नहीं कह दिया कि जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहीं ये लोग पढ़े थे, तो वहाँ से पढ़ के आए। और कह रहे हैं कि एक ही, जबकि एक कॉलेज में नहीं पढ़े। गांधी जी UCL में पढ़े, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। उसके बाद नेहरू जी का कॉलेज अलग था, लेकिन बता दिया उन्होंने। तो जिन्ना को क्यों लेके आए? अखिलेश यादव लेके आए, हम लेके नहीं आए। उसके बाद देखिए, कल ही इंडियन एक्सप्रेस को बयान दिया कि हमारा जो मेन दुश्मन है वो पाकिस्तान को बीजेपी बनाती है। बताइए, पाकिस्तान से, एक तो अखिलेश यादव को ये लगता है कि पाकिस्तान और मुसलमानों का कोई इंडियन मुस्लिम का क्या संबंध है? जितना भारत के हिंदू को जिन्ना से चिढ़ है, उससे 1000 गुना ज्यादा मुसलमानों को चिढ़ है। जिन्ना की हरकतों की वजह से क्या क्या नहीं सुनना पड़ता हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्या नहीं, किस तरह का मुल्क बना के खड़ा कर दिया। तो जिन्ना को वो लेके आए, पाकिस्तान को लेके आए, वही पाकिस्तान जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दुश्मन नहीं है,
हमारे यहाँ हेमराज का सर काट के ले जाए, लेकिन दुश्मन नहीं। इसलिए जिन्ना को और पाकिस्तान को हम नहीं लाए। वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने करगिल में हमारे लोगों को मारा, वो पाकिस्तान जिसको हमने कई बार पीटा है उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं, वो पाकिस्तान जो हेमराज का सर काट के ले गया, वो पाकिस्तान जिसकी आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है, उसको अखिलेश यादव यूपी के चुनाव में क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होगा, शाबाशी देगा? क्या सोचते हैं अखिलेश यादव? जी, ये बात मैं आपकी इस बात के साथ और मुझे agree इस पे करती बहुत हूँ। एतराज है जी बिल्कुल। कि चुनाव के वक्त में जिन्ना और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस वालों को, सपा वालों को, सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड को लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ करके हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होता है, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी शक करती है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात के साथ एग्री करती हूँ और मेरा भी यही मानना है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से या पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से जोड़ा जाता है तो वो भारत के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। एक बात और शाहनवाज साहब यहाँ पर है कि जनता कहती है कि क्योंकि आज एक भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोगों के पास कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हम देखते हैं कि बहुत ही वीक ऑपोजिशन अभी होता है, तो ऑप्शन लेस एक पार्टी सामने क्योंकि ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसी बात का फायदा उठाते हुए बार बार सरकार में आया जा रही है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, या फिर राज्य सरकारों की हम बात करें तो भाई पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, तो कांग्रेस का विकल्प नहीं था तो हमें तो 50 साल लग गया। तो जो लोग कहते हैं बीजेपी का विकल्प नहीं है, वो 50 साल मेहनत करें। अभी तक तो मुझे लगता है कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत से काम कर रही है, इसके सामने कोई पार्टी टिकने वाली नहीं। हम तो सत्ता में भी हैं और अपोजिशन की तरह इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम पब्लिक क्या सोचती है उसके जहन में अगर कोई बात है तो हम विपक्ष की तरह हम उठाते हैं अपने अंदर ही और उसको रिजॉल्व करते हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, हमें लगा हमारे वजीर आजम साहब को कि हम अपनी बात नहीं समझा पाए तो उन्होंने इसको वापस लिया। और कई फैसले ऐसे हैं जो हम जनता के हित में ले रहे हैं, क्योंकि एक गरीब परवर वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने चाय बेची है, उन्होंने भूख क्या होती है वो उनको पता है। जो लोग सुबह ब्रेड टी से जगते हो उनको क्या पता भूख क्या होती है। तो हम गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन क्यों नहीं बने? जिन लोगों को हुकूमत मिली थी 50 साल तक हिंदुस्तान के हुकूमत के लिए, आखिर वो अपने अंदर कमियां क्यों नहीं देखते? क्या कमी थी, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा कांग्रेस तुमको मिली? ये बताइए, ये सोचिए तो सही कि उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी फिक्र की। काश उन्होंने आवाम की फिक्र की होती, काश शहीदों को सम्मान दिया होता। आप देखिए हर चीज नेहरू गांधी फैमिली जो है उसी पे आ गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी, सरदार पटेल को भी वो इज्जत नहीं दी थी उन्होंने। मैं यहीं पे आ रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी देश के विकास के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। और अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और मैंने उसी उपलक्ष्य में मैंने अनुज धर जो कि ऑथर हैं, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कांग्रेस सरकार नेताजी के परिवार और उनके रिश्तेदारों की जासूसी कराती थी। तो इतने बड़े नेता के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हुई? और मैं नेताजी को बहुत मानता हूँ। ये जो आज कहा जाता है ना, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नेताजी इसी लाइन को शुरू किया था उन्होंने। तो आपने सुना होगा, लाल किले से आई आवाज, सहगल ठिल्लन और शाहनवाज। जनरल शाहनवाज थे, जनरल सहगल, बिल्कुल बिल्कुल, जनरल ठिल्लन थे। समाज में सबको लेकर नेताजी चलते थे, बहुत मर्द आदमी थे, बड़ी मजबूती से उन्होंने वो आप लोग सुनते हैं ना कि वो
तूने कर दिया कमाल और ले लिया साबरमती के संत ने। तूने कर दिया वो कमाल, साबरमती दे दी के आजादी। संत ने आज़ादी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी, इन्होंने भी अहिंसा का आंदोलन चलाया, हम उसको एग्री करते हैं, मतलब गांधी जी का हम लोग तो बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर नेताजी ने 43 में कमर नहीं तोड़ दी होती, जिनको 11 देशों ने मान्यता दे दी, सरकार तो बना ली थी, जिसको 11 देश मान्यता दे दे वो तो देश आजाद हो ही गया था, वो तो 43 में ही हो गया था। बिल्कुल। नेताजी ने तो पहली आजादी उन्होंने दिलाई, और उसके बाद नेताजी के साथ क्या साजिश हुई आज तक नहीं पता लगा कि नेताजी कहाँ हैं, कैसे उनका देहांत हुआ। एक सवाल लोगों के मन में रहता है। और उनकी प्रतिमा अगर लगाई है इंडिया गेट पे, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? वो क्या नेहरू गांधी फैमिली का कोई प्रतिमा प्लान किए हुए थे क्या? खाली रखे हुए थे? क्यों जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रही इतने साल तक, और उस जगह पर आज मोदी जी ने प्रतिमा लगाई, तो इस पर बहुत एतराज हो रहा है। जी अभी हम नेताजी की बात करते हैं, तो नेताजी को पार्लियामेंट में उनका फोटो तक नहीं था, और अब मोदी जी ने जहां गांधी जी की मूर्ति लगने वाली थी वहां पर नेताजी की मूर्ति लगने का ऐलान किया है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मैंने अनुज धर जी का इंटरव्यू किया था, तो उसके बाद से व्यूअर्स की डिमांड ये है कि क्या हमें नेताजी की फोटो अब नोटों पर भी देखने के लिए मिलेगी? ऐसा कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि वो आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो ये स्थान डिजर्व करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा सम्मान है, उनकी मूर्ति है, लेकिन नेताजी की जो प्रतिमा है वो लगाने की घोषणा हम लोगों ने की, और यहाँ भी इंडिया गेट पे वो लग रहा है। अब नोटों पे हो कि नहीं, कहाँ कहाँ हो, लोग कहेंगे कांग्रेसी से आप इंटरव्यू करेंगे तो वो कहेंगे साहब हमने तो हर जगह नेताजी पार्क बना दिया, नेताजी के नाम पे ये कर दिया, 50 चीज गिना देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कलकत्ता का एयरपोर्ट है, और जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बना तो मैंने देखा कि मैंने 23 जनवरी को अपने डायरेक्टर को फ़ोन किया कि मैं किशनगंज में हूँ, मैं आ रहा हूँ, और कल नेताजी की जयंती है, तो मैं वहीं पर माल्यार्पण कर लूँगा और फिर मैं उस कार्यक्रम में शामिल होगा, क्योंकि मैं उनके नाम पे एयरपोर्ट है। आपको ताज्जुब होगा, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि वो मेरे ऑफिसरों के हाथ पैर फूल गए। मैंने फोन काट दिया, वो कह रही नेताजी की तो मूर्ति नहीं, नेताजी के नाम पे एयरपोर्ट है, लेकिन कलकत्ता में कोई उनकी प्रतिमा नहीं थी। मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है, पूरी रात वो लोग गए तलाशा, कहीं नेताजी की प्रतिमा बनी बनाई मिली, रात भर काम हुआ। जब मैं लैंड किया, सुबह में आया, मैं ट्रेन से आया, वहाँ किशनगंज दार्जिलिंग मेल से पहुंचा, और सुबह वहाँ जब गया तैयारी माल्यार्पण करें, तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी प्रतिमा वो लगा हुआ, तो मैंने सोचा इन्होंने कवर क्यों कर रखा है, तो उन्होंने कहा सर प्रतिमा नहीं थी, आपने कह दिया, तो हम लोगों ने पूरी रात, एक रात में उनकी प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तैयार, कहीं से वो प्रतिमा मिल गई, और वहीं पर उन्होंने पूरा रात में काम किया, और सुबह हमने उसको अनवेद किया। उसी तरह जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका कांग्रेस नामो निशान मिटा देना चाहती थी। जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या भगत सिंह हो, या वीर सावरकर हो। हम युवा मोर्चा में थे, तो उमा भारती जी हमें पोर्ट ब्लेयर से दौरा करके आई, तो उन्होंने कहा वहाँ एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दो उम्र कैद की। और जब मुझे मौका मिल गया, सिविल एविएशन मिनिस्टर बना, तो मैंने कैबिनेट में प्रस्ताव ले गया कि पोर्ट, उस वक्त तक संसद में भी वीर सावरकर की एक तस्वीर नहीं थी, और हमने तय किया कि वीर सावरकर के नाम से एयरपोर्ट करेंगे, कैबिनेट से पास कराया। और अडवाणी जी गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ले गया, और वीर सावरकर की फैमिली के जितने लोग थे उन सबको एक जहाज में बुलाया, ले गए, 2 जहाज लेके गए, बड़ा बोइंग, बड़ा फंक्शन किया। और वो एयरपोर्ट अभी भी आप जाइएगा तो वो आपको वहाँ दिखेगा, वीर सावरकर एयरपोर्ट, और वो हमने नामकरण किया। उसके 2 दिन संसद नहीं चल रही थी कम्युनिस्टों ने या कांग्रेसियों ने, कि क्यों आपने वीर सावरकर के नाम पर एयरपोर्ट किया, तो हम लोगों ने वहां पे भी जाके किया था। जब जब मौका मिला है, अब कांग्रेसियों से पूछेंगे तो कहेंगे
साहब आजादी के वक्त ये कहाँ थे? तो आजादी के वक्त कांग्रेस आई कहाँ थी? पंजा छाप वाली पार्टी थी क्या आजादी के नहीं, वक्त? वही है कि वो तो कांग्रेस आई है, वो कांग्रेस दूसरी थी। बिल्कुल, लेकिन वो तो चली जनता गई। में यही बात है ना कि जनता को ये सारी फर्क नहीं पता है और इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाकर कांग्रेस ये क्लेम करती है कि हमने आजादी में इतने हमारे शहीद हुए, हमने ये योगदान दिया, वो योगदान मैं दिया। रिकॉर्ड पे कहता हूँ, कांग्रेस आई नहीं, इंदिरा कांग्रेस पंजा छाप ने चुनाव लड़ा ही नहीं। मतलब वो जो आजादी की लड़ाई में इंदिरा कांग्रेस नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस भी तो कई है। जी। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एक तृणमूल कांग्रेस है, एक मूपनाड़ की कांग्रेस है, कई कांग्रेस है। उस वक्त तो कांग्रेस जो थी वो सबकी पार्टी थी, क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो सब लोग उसमें थे। उस वक्त तो कोई अलग से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी उस वक्त। अगर हम नहीं थे तो इंदिरा कांग्रेस भी पंजा छाप नहीं थी, कटा हुआ पंजा वाली कांग्रेस नहीं थी उस वक्त में। तो वो कहाँ थे बता दें कोई इंदिरा कांग्रेस का इनका बस चले तो कहे नहीं राहुल गांधी जी ने बड़ा संघर्ष किया था, तो कहने को क्या होगा। जी, आज भी नेताजी की मूर्ति को लेकर जो मोदी जी ने ऐलान किया है उस पर भी विपक्ष में काफी हंगामा और काफी बहुत हलचल मची हुई है। एक सवाल मेरा आपसे शाहनवाज साहब ये है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब आप वाजपेयी सरकार में केंद्रीय सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री रहे और आपके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो रहे, कपड़ा मंत्री, कोल और सिविल एविएशन जैसे बड़े आपके पास पोर्टफोलियोज रहे हैं, आपने हैंडल किए बहुत कम उम्र में और बहुत बड़ा इतिहास आपने बनाया है। और अब आज जब मैं आपसे ऐसे सामने बैठ के बात कर रही हूँ, आप आज बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। बिहार सरकार को हम बिहार में अगर देखें तो आज़ादी के बाद से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं है। तो ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है जो आज आपके पास जिम्मेदारी आपको सौंपी है सरकार ने? देखिए, हरदम पार्टी को चैलेंज ही हमें बड़ा चैलेंज जो होता है वो सौंपती है, पार्टी भरोसा करती है। मेरी पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज लोकसभा लड़ो, कमल खिलाओ, तो आज़ादी के बाद कभी कोई नहीं जीता। मेरे पहले भी कोई बीजेपी से नहीं जीता, मेरे बाद भी मोदी पे 1 और 2 में कोई नहीं जीता। इस बार भी बिहार में हम लोग 40 में 39 जीते, एक नहीं जीते किशनगंज, तो मैंने वहाँ कमल खिलाया। मेरी पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर, जहाँ राजीव गांधी के द्वारा इक़्तिदार में सबसे बड़ा दंगा हुआ, जहाँ मुसलमानों को मार के ऊपर गोभी की खेती कर दी गई थी, आपने सुना होगा कितना बड़ा दंगा भागलपुर का, उसकी जांच नीतीश कुमार जी ने कराई। और जब जांच चल रही थी तब पार्टी ने कहा कि जाओ भागलपुर, वहाँ तो 85% हिंदू आबादी, 15% मुस्लिम आबादी, फिर भी पार्टी ने कहा, हम गए वहाँ से जीत के आए। अभी पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, कमल खिला के आओ, तो हमने वहाँ कमल खिला दिया। अब पार्टी ने कहा बिहार में उद्योग नहीं है, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने हुक्म किया कि जाओ बिहार और उद्योग लगा के दिखाओ, तो हम उद्योग लगाने में लग गए। देखिए अंबर जी, काम बड़ा छोटा नहीं होता। आपका चैनल कम वक्त में जितना पॉपुलर हुआ है, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कितने अच्छे कमेंट आते हैं, कितने लाइक आते हैं, मैं तो आप ही का वो यूट्यूब पे देख लेता हूँ। अब कहीं कि नहीं जी वो बहुत बड़ा चैनल हो, तो बहुत बड़ा चैनल में ही काम करेंगे तो बड़ा काम है, और अगर आपका पोर्टल है या यूट्यूब है तो वो खराब काम है। काम होता है, आप कहीं भी कर सकती। तो हमें जो पार्टी ने, हमने सोचा नहीं था वो मुझे पार्टी ने दिया, पहले भी अभी पार्टी ने दिया कि मुझे अपनी जन्मभूमि की खिदमत का मौका मेरी पार्टी ने दिया है। स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है। आप जो स्टेट में जो लोग मिनिस्टर हैं या काम करते हैं उनको कहिएगा आप राज्यसभा में आ जाओ। महाराष्ट्र के कोई नेता अजीत पवार को कहिए कि आप वहाँ मंत्री नहीं रह के राज्यसभा में आ जाओ, तो आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने स्टेट में काम करना है। कई लोग स्टेट में काम करते हैं, तो हमें स्टेट में हमने काम नहीं किया। हम तो सीधे पार्लियामेंट लड़े, जीते, दिल्ली आए, एमपी के ओथ से पहले मिनिस्टर का ओथ हो गया, मंत्री जी पहले बन गए, सांसद जी का ओथ बाद में हुआ, और पार्टी ने दे दिया। जो पार्टी ने इतना दिया कि लोग रश करते थे कि साहब इनको इतना क्यों दिया। और अभी भी पार्टी ने हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है। केंद्रीय चुनाव समिति जो जहाँ 10 लोग ही हैं, प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी के साथ जो 10 लोग हैं, उसमें भी पार्टी ने हमें वहाँ बैठाया है। तो आप समझिए कि मेरी पार्टी मेरे पर कितना भरोसा करती है।
मैं तो कहता हूँ कि मेरे लाइफ का मिशन ही अलग है। कई लोग कहते हैं मैं वो गंगा जमनी तहजीब और ये वो इधर उधर नहीं कहता, हिंदू मुस्लिम एकता। वो कहता नहीं, जैसे सुबह सुबह नारा लगता था ना वो नेहरू जी के टाइम में, हिंदी चीनी भाई भाई, और वे ऐसे भाई हुए कि क्या हाल हुआ। तो हम ये नहीं कहते भाई भाई, हम ये कहते हैं मकसद ये है कि अगर इस मुल्क को आगे जाना है तो मुस्लिम समाज जो बड़ी तादाद में है उसकी उपेक्षा करके मुल्क आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और योगी जी के बारे में परसेप्शन बना रखा है लोगों ने। मेरे तो वो मित्र हैं, साथ में पार्लियामेंट में रहे हैं। मैं गोरखपुर में उनके यहाँ फ्लाइट मैंने ही शुरू की थी जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था। बहुत मेरे से प्यार करते हैं। मैं तो कभी नहीं देखता, मैं जब भी गया हूँ। अभी उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला ODOP शुरू किया वहाँ पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप देखिए मैक्सिमम काम माइनॉरिटी के एरिया में। मुरादाबाद में पीतल का काम करना है, ये भदोही में कालीन का काम करना है, फिरोजाबाद में चूड़ी का काम करना है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, उसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं। अगर योगी जी कहते हैं हमने मुस्लिम भाई के लिए किया, वो नहीं कहेंगे, उन कहेंगे उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए किया। जब मोदी जी गुजरात में थे तो कहते थे 5 करोड़ गुजराती की चिंता करनी। अब मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करनी है। तो मोदी जी का जो चश्मा है उससे उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगरा पिछड़ा ये नहीं दिखते, उनको सीधे सब हिंदुस्तानी दिखते हैं। और जो गरीब हैं उनको आगे ले जाना है, जो समाज के अंतिम पादान पे हैं उनको आगे ले जाना है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमज़ोर हैं उनको आगे ले जाना है। इसलिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए करने के लिए अब मुझे काम मिल गया बिहार में। तो बिहार में देखिए कुछ नहीं होता था, 37,000-38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल हमारे पास। इथेनॉल के प्लांट अब लग रहे हैं, जगह जगह अब उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। गोपालगंज में 2 प्लांट बनकर तैयार है। अभी हमारे यहाँ आरा डिस्ट्रिक्ट में 4 लाख लीटर रोज इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है, जिसका मार्च में हम उसका को इनॉग्रेट करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से। तो हमारे पास नीतीश कुमार जी, हमारी अलायंस की सरकार है, JDU BJP 2 और दल हैं और वो हमारे कैप्टन हैं। हम लोग उनके टीम में हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तो बिहार अगर तरक्की नहीं करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? बिल्कुल। तो इसलिए मुझे बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। मैं जब उद्योग मंत्री बना था तो बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे थे, कौन सा विभाग मिला, वहाँ तो उद्योग ही नहीं। कैसे, तो वहाँ तो अपना उद्योग होता था। तो हमने वहाँ उस चैलेंज को स्वीकार किया पार्टी की उम्मीद पे, और बिहार की 14 करोड़ जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरूं, इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो राज्य में काम करूँ लेकिन पार्टी में तो केंद्र में काम कर रहा हूँ। तभी तो आपके नोएडा स्टूडियो में आपने हमें आपके अपने स्टूडियो में बुलाकर इंटरव्यू किया है। जी बिल्कुल। अगर हम उत्तर प्रदेश और केंद्रीय राजनीति की बात करते हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, ये 2 बहुत अहम स्टेट या सूबे माने जाते हैं। और आपको एक अहम पोर्टफोलियो मिला क्योंकि आपने जैसा कि कहा, और हम भी देखते आए हैं कि आपको हमेशा पार्टी ने बहुत चैलेंजिंग रोल्स दिए हैं और आपने बखूबी उनको निभाया है। आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब कि आपने बहुत कीमती समय दिया और बहुत बेबाकी के साथ अपने सवालों के जवाब दिए। और आइंदा फिर उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ किसी ना किसी चर्चा में जुड़ें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले आपके उस YouTube का जो था व्यूअर था, अब मैं अपने आप को आपके उस पे जाके, क्योंकि मैं जब भी स्कैन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई अमर जैदी आज क्या फरमा रही है। कई बार तो मैंने देखा आप पाकिस्तानियों के साथ भी बहस कर रही हैं, तो उनके डिबेट को देखा, एक दिन वो आरजू काज़मी को देखा आपके साथ। तो हमने कहा टीवी पे हम देखते रहे, तो अंबर जी तो हिंदुस्तान में काम कर ही रही है। तो ये आप ऐसे तो दुश्मन मुल्क ही है, क्योंकि हम उसको एनिमी, उनकी जो एनिमी कैटेगरी में ही आता है। लेकिन वहाँ से भी आपने उनसे भी कुछ अच्छी बातें कबूल ली है अपने इस पे। तो
आपको भी बहुत मौका अच्छा, मिलता। एक बात और मैं अंत में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में जैसा कि आपको एक पोर्टफोलियो मिला है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी और आप ने इतना सारा कम समय में इतना बड़ा वहाँ पे काम किया है, तो आगे क्या हम आपको बिहार का सीएम के रूप में देख सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता देखिए- पार्टी के पास आपसे बड़ा शायद चेहरा देखिए, बिहार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो अभी सहयोगी दल है और 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। 2025 में अगला विधानसभा चुनाव है, उससे पहले तेजस्वी यादव ख्वाब देख ले या कोई ख्वाब देख ले, किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मेरा काम है, जो पार्टी ने, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, जिस मोर्चे पर मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ, जहाँ खड़ा कर दे उसी मोर्चे पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। उद्योग लगाना ये चैलेंज है और मेरी जो आपके व्यूअर देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि दुआ करें कि मैं बिहार में एक सफल उद्योग मंत्री कहला सकूं, इसी कोशिश में लगा हूं। जी बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है हमेशा की तरह आप इस जिम्मेदारी को भी पूरा करें। और एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इस तरह हमें वक्त दें और व्यूवर्स को जो आपका इतना ज्ञान और एक्सपीरियंस है उसको साझा करें। नहीं, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया।